अक्सर क्या होता है ना, जब भी हम इंसान के विकास यानी ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही तस्वीर आती है। वो जानी मानी तस्वीर जिसमें एक बंदर धीरे धीरे झुककर चलता है और एक सीध में चलते चलते अचानक से एक सीधे खड़े इंसान में बदल जाता है ना? लेकिन आज हम इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। हमारे आज के इस एनालिसिस में हम देखेंगे कि मानव इतिहास किसी सीधी सीढ़ी जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह तो एक बहुत ही उलझा हुआ, आपस में गहराई से जुड़ा हुआ एक जाल है। एक ऐसा वेब जिसकी कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए अपने पूर्वजों की इस रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। जब हम डीएनए के सबसे छोटे ब्लॉक्स यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की तुलना करते हैं तो पता चलता है कि इंसानों और चिंपैंजी का डीएनए लगभग 98.4% तक एक जैसा है। जी हाँ, 98.4%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये साफ साफ बताता है कि अन्य प्राइमेट्स के साथ हमारा कितना गहरा और अटूट बायोलॉजिकल कनेक्शन है। मतलब हम इस प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम लिटरली इसी का एक हिस्सा है। तो आज की इस जर्नी में हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं? सबसे पहले हम इस ह्यूमन फैमिली वेब को समझेंगे। फिर देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने दो पैरों पर चलना कैसे शुरू किया। उसके बाद दिमाग, औजार और आग के उस जादुई कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। फिर मुलाकात करेंगे अपने कुछ ऐसे कजिन्स से जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसके बाद आधुनिकता की छलांग को समझेंगे और लास्ट में देखेंगे कि कैसे ये एवोल्यूशन आज भी नहीं रुका है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द ह्यूमन फैमिली वेब। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये कहानी किसी एक सीधी नदी की तरह नहीं बहती, बल्कि इसकी कई धाराएं हैं। इस कहानी के किरदारों को समझने से पहले हमें एक बहुत ही अहम शब्द को क्लियर कर लेना चाहिए, और वो शब्द है होमिनिन। अब ये होमिनिन क्या भला है? असल में ये वो पूरा ग्रुप है जिसमें हम यानी आधुनिक इंसान, हमारी वो सारी प्रजातियां जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, और हमारे वो शुरुआती पूर्वज शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले दो पैरों पर चलना शुरू किया था। तो ये याद रखिएगा कि होमो सेपियंस इस विशाल होमिनिन परिवार का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा भर है। अब जरा इस टाइमलाइन के स्केल को इमेजिन कीजिए। 85 मिलियन साल पहले प्राइमेट्स अलग हुए, फिर 14 मिलियन साल पहले अफ्रीकी होमिनिड्स का बंटवारा हुआ, करीब 8 मिलियन साल पहले हम गोरिल्ला से अलग हुए, और 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स चिंपैंजी से अलग हुए। इसके बाद जाकर कहीं 2.8 मिलियन साल पहले होमोजीनस यानी हमारा समूह पिक्चर में आया, और हम आधुनिक इंसान होमो सेपियंस, हम तो सिर्फ 3 लाख साल पहले ही आए हैं। विकास के इस विशाल कैनवस पर अगर आप देखें तो हमारी मौजूदगी एकदम नई नई सी है। चलिए अब आते हैं होमिनिन इतिहास की पहली और शायद सबसे बड़ी शारीरिक छलांग पर, बाइपेडलिज्म यानी दो पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना। पेड़ों की सुरक्षित दुनिया को छोड़कर जमीन पर चलना इतना आसान नहीं था। इसके लिए शरीर में बड़े ही ड्रामेटिक बदलाव आए। जो वानर अपने पोरों के बल चलते थे उनके हाथ लंबे होते थे और पैर का अंगूठा डालियों को पकड़ने के लिए डिजाइन था। लेकिन जब हम दो पैरों पर आए तो पैर हाथों से लंबे हो गए। शरीर का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारी पेल्विस यानी श्रोणी की हड्डी छोटी और एक कटोरी के आकार की हो गई, और वो पैर का अंगूठा वो बाकी उंगलियों की सीध में आ गया। इस एक बदलाव ने लिटरली आगे के सारे विकास की नींव रख दी। लेकिन रुकिए, दो पैरों पर चलने का ये नया टैलेंट फ्री में नहीं मिला था। इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसे हम ऑब्स्टेट्रिकल डिलेमा या प्रसूति दुविधा कहते हैं। हुआ यूं कि सीधे खड़े होने के लिए पेल्विस तो संकरी हो गई, लेकिन ठीक उसी वक्त हमारे दिमाग का साइज बड़ा हो रहा था। संकरी बर्थ कैनाल और बड़ा दिमाग, मतलब जन्म की प्रक्रिया इंसानों के लिए बेहद मुश्किल और खतरनाक हो गई। इवोल्यूशन ने इसका एक गजब का जुगाड़ निकाला, बच्चों को पूरी तरह विकसित होने से पहले ही जन्म देना। और बिल्कुल यही वजह है कि इंसान का बच्चा जन्म के बाद कई सालों तक दूसरों की देखभाल पर पूरी तरह निर्भर रहता है। इस निर्भरता और बढ़ते दिमाग ने हमें कैसे बदला, इसे समझते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, दिमाग, औजार और आग। ये वो दौर था जिसने हमारे पूर्वजों को सच में स्मार्ट बनाया। दिमाग के साइज में आए इस उछाल को देखिए। एक चिंपैंजी के दिमाग करीब 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का होता है, लेकिन जैसे ही होमो जीनस की एंट्री होती है, मान लीजिए होमो इरेक्टस की, तो ये साइज सीधा डबल होकर 850 क्यूबिक सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। और आज के मॉडर्न होमो सेपियंस में तो ये औसतन 1330 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये दिमाग का कोई मामूली विकास नहीं था, ये एक अभूतपूर्व विस्तार था। और इस बड़े दिमाग का सबसे पहला सबूत क्या है? 3.3 मिलियन। अब आप सोचेंगे ये क्या है? केन्या में खोजे गए अब तक के सबसे पुराने पत्थर के औजार पूरे 3.3 मिलियन साल पुराने हैं।
मतलब होमोजीनस के पूरी तरह सेटल होने से बहुत पहले ही हमारे पूर्वजों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके औजारों से पर्यावरण को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ एक कैच था। ये बड़ा सा दिमाग एक पेट्रोल गज़लिंग इंजन की तरह था। इसे चलाने के लिए भारी मात्रा में कैलोरीज चाहिए थीं। सिर्फ कच्चे खाने से काम नहीं चल रहा था। और यही एंट्री होती है आग की। आग और खाना पकाने की कला ने सब कुछ बदल दिया। पके हुए भोजन ने मांस से ज्यादा न्यूट्रिशन निकाला। खाना आसानी से पचने लगा तो हमारी आंतों की लंबाई कम हो गई। और सबसे खास बात, आग ने हमें रात के अंधेरे में खतरनाक जानवरों से सुरक्षित किया, जिससे हम पेड़ों की बजाय मजे से जमीन पर सो सकें। तो आग और औजारों के साथ शुरुआती इंसान दुनिया में फैलने लगे। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं, इस दुनिया में वे बिल्कुल अकेले नहीं थे। अब बारी है हमारे उन चचेरे भाइयों यानी कजिन्स से मिलने की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जब हमारे पूर्वज धरती पे घूम रहे थे, तब उनके साथ साथ कुछ और इंसानी प्रजातियां भी थीं। यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों में थे होमो निएंडरथैलेंसिस, जो ठंड के हिसाब से ढले हुए थे। और मजे की बात यह है कि उनका दिमाग हमसे भी थोड़ा बड़ा था। साइबेरिया और साउथ ईस्ट एशिया में डेनिसोबन्स रहते थे, जो निएंडरथल से ही जुड़े थे। और इंडोनेशिया के एक आइलैंड पर तो कुछ ऐसा मिला जो किसी फैंटेसी से कम नहीं था, होमो फ्लोरिएंसिस, जिन्हें प्यार से हॉबिट भी कहा जाता है। इनकी हाइट सिर्फ 1 मीटर थी और दिमाग सिर्फ 380 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो सोचिए, होमो सेपियंस इस डाइवर्स ग्रुप के साथ ही ये दुनिया शेयर कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि उनका क्या हुआ। जेनेटिक्स ने एक ऐसा सच सामने रखा है जो दिमाग हिला देता है। शुरुआती आधुनिक इंसानों और निएंडरथल्स के बीच सिर्फ मुलाकातें ही नहीं हुई, बल्कि इन्होंने आपस में इंटरब्रीडिंग भी की। और इसका नतीजा, आज के जो गैर अफ्रीकी मूल के इंसान हैं, उनके अंदर लगभग 2.6% तक निएंडरथल डीएनए आज भी मौजूद है। जी हाँ, वो पूरी तरह से गायब नहीं हुए। वो आज भी हमारे और आपके डीएनए के अंदर जिंदा हैं। और सिर्फ निएंडरथल ही नहीं, डेनिसोवंस के साथ भी यही कहानी है। आज की आधुनिक मेलेनेशियन आबादी में लगभग 6% तक डेनिसोवन डीएनए पाया जाता है। ये सब इस बात का पक्का सबूत है कि हमारी उत्पत्ति किसी एक साफ सुथरी सीधी लाइन में नहीं हुई। ये अलग अलग प्रजातियों के मिलने जुलने का एक बेहद कॉम्प्लेक्स और आपस में गुंथा हुआ जाल है। तो इस उलझे हुए जाल से निकलकर हम वहां कैसे पहुंचे जहां आज हम हैं? इसे समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जिसे द लीप टू मॉडर्निटी यानी आधुनिकता की ओर छलांग कहा जाता है। आज से करीब 50,000 साल पहले मानव संस्कृति में अचानक एक धमाका सा हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स इसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहते हैं। अचानक से हम सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ रहे थे, हम बेहद एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड औजार बनाने लगे। गुफाओं में कमाल की पेंटिंग्स होने लगीं, लोग गहने पहनने लगे। हम अपने मृतकों को ऐसे ही नहीं छोड़ते थे, बल्कि उन्हें एक रस्म के साथ दफनाने लगे। और तो और, दूर दराज के इलाकों तक चीजों की अदला बदली यानी बार्टर ट्रेड नेटवर्क शुरू हो गया। यही वो क्रूशल टाइम था जब इंसान की सोच और उसका व्यवहार सच में आधुनिक बन गया। अब इतना कुछ जानने के बाद एक सवाल उठता है, क्या एवोल्यूशन का काम पूरा हो गया? क्या हम विकास की रेस में फिनिश लाइन पर आ चुके हैं? बिल्कुल नहीं। आइए अपने आखिरी टॉपिक पर चलते हैं। एवोल्यूशन कभी नहीं रुकता। अगर आपको लगता है कि नेचुरल सिलेक्शन अब काम नहीं कर रहा, तो जरा इन बातों पर गौर कीजिए। आज भी हमारी बायोलॉजी हमारे पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल रही है। जैसे कि तिब्बत के लोगों में बहुत ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन में रहने के लिए EPS1 नाम का एक खास जीन डेवलप हो गया है, या फिर मलेरिया से बचने के लिए सिकल सेल का विकसित होना। जब से हमने खेती शुरू की है, तब से हमने पूरी उम्र दूध पचाने के लिए लैक्टेज एंजाइम को बनाए रखना सीख लिया है। और औद्योगिकरण के बाद से तो महिलाओं में मेनोपॉज का समय भी आगे खिसकता जा रहा है। विकास लगातार चल रहा है, आज अभी इसी वक्त। लेकिन अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अब सिर्फ बायोलॉजी या प्रकृति ही सब कुछ तय नहीं कर रही है। अब इसमें शामिल हो गया है कल्चरली ड्रिवन एवोल्यूशन। हमारी मेडिकल साइंस की अमेजिंग तरक्की, बदलते हुए सोशल रूल्स और नई टेक्नोलॉजी को तेजी से अडॉप्ट करने की हमारी आदत, ये सब मिलकर अब नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ चल रहे हैं। कभी कभी तो ये प्रकृति के नियमों को भी पीछे छोड़ देते हैं। और यही सब हमें आज के सबसे बड़े और शायद सबसे रोमांचक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जब हमारी संस्कृति और हमारी तकनीकें हमारी बायोलॉजी से कहीं ज्यादा तेज भाग रही हैं, तो विकास की ये उलझी हुई नदी हमें आगे कहां लेकर जाएगी? क्या हम अपनी आगे की एवोल्यूशनरी जर्नी को खुद अपने हाथों से कंट्रोल करेंगे? आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। हम बस एक नए और अनदेखे चैप्टर की शुरुआत पर खड़े हैं। और आगे क्या होगा,
जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।